पढ़ेंगे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस पाठ के बहुत सारे टॉपिक आप इतिहास के तीसरे पाठ में पढ़ चुके हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो था। लेकिन इस पाठ के जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको आप ध्यान से देखेंगे, जैसे वैश्वीकरण है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है और विश्व व्यापार संगठन है। ये क्या है देखो, इसको आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे वैश्वीकरण। अब ये वैश्वीकरण क्या है देखो, विभिन्न देशों के मध्य तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। अर्थात सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि विश्व के देशों के बीच में होने वाला जो व्यापार है, आयात निर्यात है, वही वैश्वीकरण कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा है किसी एक देश की अर्थव्यवस्था का अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सहसंबंध वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे वैश्वीकरण के प्रभाव। इसके जो प्रभाव हैं बच्चों 2 तरह के होते हैं, एक तो इसके अनुकूल प्रभाव हैं और एक प्रतिकूल प्रभाव। अब इसमें देखिए विदेशी व्यापार के गुण जो हैं वो अनुकूल प्रभाव हम कह सकते हैं, और जो प्रतिकूल प्रभाव हैं विदेशी व्यापार के दोष। देखो 2 प्रश्न आपके साथ साथ तैयार हो रहे हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि विदेशी व्यापार के गुण या दोष क्या हैं। वैश्वीकरण क्या है, विदेशी व्यापारी तो है, पूरे विश्व के देशों का आपस में लेन देन ही तो वैश्वीकरण है ना। तो विदेशी व्यापार के गुण क्या हैं या अनुकूल प्रभाव क्या है वो हम पहले जानेंगे। इससे क्या होता है बच्चों, एक तो उत्पादन में वृद्धि होती है क्योंकि पूरे विश्व के देशों के बीच में व्यापार हो रहा है। ठीक है, उपभोक्ता को मनचाही वस्तु मिलती है जैसा वो चाहता है, और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि होती है। आपस में 2 देशों का व्यापार हो रहा है तो उनके बीच में प्रेम व्यवहार भी बढ़ता है। औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। सेवा क्षेत्रक जो तृतीय क्षेत्रक है उसमें वृद्धि होती है। प्राकृतिक संसाधनों का पूरा सदुपयोग होता है। जैसे किसी देश के पास जो संसाधन है, अब पूरे विश्व में उसका व्यापार हो रहा है तो उन संसाधनों का भी पूरा उपयोग होता है। और सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होती हैं प्रतिस्पर्धा के कारण, और एकाधिकार पर रोक लगती है। किसी एक देश का ही किसी उत्पादन पर अधिकार नहीं रहता बल्कि विश्व के विभिन्न देश उसमें काम करते हैं। ठीक है, ये तो थे अनुकूल प्रभाव। अब इसके दोष क्या हैं विदेशी व्यापार के, या इसके प्रतिकूल प्रभाव क्या है देखो। पहला तो है प्रतिस्पर्धा में छोटे उद्यमियों को हानि होती है, क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं तो इसमें छोटे छोटे उद्यमी नहीं टिक पाते हैं। दूसरा है विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। घरेलू उद्योगों को हानि होती है क्योंकि प्रतिस्पर्धा में वो टिक नहीं पाते, विश्व स्तर की उच्च स्तर की वस्तुएं मिलने लगती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी कभी कभी हो जाता है। और एकांकी विकास, जिस वस्तु की मांग होती है या जिससे ज़्यादा फायदा होता है उत्पादक को, उसी का एकांकी विकास होते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। तो ये इसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव थे। ठीक है, अब दूसरा इस पाठ का महत्वपूर्ण बिंदु है बहुराष्ट्रीय कंपनी। इसको आप समझेंगे बच्चों कि वैश्वीकरण में सबसे बड़ी भूमिका इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की होती है। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन करती है। मतलब ये इनका उत्पादन केवल एक ही देश में नहीं होता है। जैसे इसको हम ऐसे समझेंगे, माना हमने कोई एक कमीज़ बनानी है तो उस कमीज़ का कपड़ा कहाँ से लिया जाए, उसका फैब्रिक कहाँ से लिया जाए, और उसमें कितना कलर कहाँ पे किया जाए, उसकी कटाई, उसकी फिर सिलाई अलग अलग देशों में कहीं पर जहाँ सस्ते श्रमिक मिलते हैं उस हिसाब से होता है। फिर लास्ट में उसको किसी उद्योग का ब्रांड दिया जाता है कंपनी का, और उस ब्रांड के नाम से वो बिकती है। ठीक है, अब इसकी कार्य प्रणाली क्या है देखो, ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरे विश्व में। दूसरा है ये स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर भी काम करती हैं। किसी देश में माना कंपनी सस्ते श्रमिक मिल रहे हैं तो वहाँ पर भी ये मिलकर के काम करते हैं। कभी कभी स्थानीय कंपनियों की खरीद भी लेते हैं, माना कोई कंपनी उनसे मिलती जुलती वस्तु बना रही है तो ये उसको खरीद भी लेते हैं। ठीक है, छोटे उत्पादकों के माल को अपने ब्रांड के नाम से भी बेचती है। उस कंपनी का जो माल है फिर उसमें उत्पादकता उसको बताएंगे कि तुम हमारे ब्रांड के अनुसार अच्छी क्वालिटी का सामान बनाना, फिर हम तुम्हारे सामान में अपने ब्रांड का नाम दे देंगे। ठीक है, और वैश्वीकरण में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। आया समझ में। तीसरा टॉपिक है बच्चों विश्व व्यापार संगठन। अब ये क्या है देखो, 30 अक्टूबर 1947 को विश्व के अनेक देशों ने मिलकर के गेट नामक एक संगठन बनाया। कौन सा संगठन? गेट नाम से एक संगठन बनाया।
1994 ईस्वी तक इसमें वार्ताओं के 8 दौर संपन्न हो चुके थे, क्योंकि विभिन्न देशों ने मिल करके वार्ता की थी। 8 दौर हो चुके थे, लेकिन जो 8वां दौर था वो बहुत ही विवादास्पद और बहुचर्चित रहा। आपस में देश भिड़ गए, कुछ नए विषय जोड़ना चाहते थे कुछ देश, विकासशील देश, तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, अतः 15 अप्रैल 1995 ईस्वी को मोरक्को में नए समझौते पर हस्ताक्षर हुए। एक नया समझौता हुआ मोरक्को शहर में 1995 ईस्वी में। नए विषयों को भी इसमें शामिल किया गया और इसको नया नाम दिया गया विश्व व्यापार संगठन। जो पहले गेट नाम से जाना जाता था, अब उसी को क्या नाम दिया गया, विश्व व्यापार संगठन। और इसका मुख्यालय जो है बच्चों जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था विश्व व्यापार संगठन का? सबसे बड़ा तो आपने अभी देखा वैश्वीकरण है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, विश्व व्यापार संगठन है। इन सबका उद्देश्य मुख्यतः मिलता जुलता है। देखो, एक तो है व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना, लोगों को रोजगार देना, अविरल विकास, अविरल मतलब बिना रुके हुए लगातार विकास करना, औद्योगिकरण का, और पर्यावरण का संरक्षण। विकास भी इस तरह का हो कि पर्यावरण को भी बचाया जा सके। ठीक है, और संसाधनों का उचित उपयोग, ऐसा नहीं कि सारे संसाधन हम एक साथ खत्म कर दें, भविष्य के लिए भी बचाना, जिसको क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, और विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करना। माना कुछ देशों के बीच में बहस हो जाती है, आपस में युद्ध छिड़ जाता है, या किसी पर बहुत अधिक चर्चा होती है, तो इस पर इसका भी एक मंच प्रदान करता है विश्व व्यापार संगठन। उन देशों को आपस में बैठाता है, बुलाता है और उनको समझाता है कि क्या किसकी क्या कमी है, किसने क्या अपनी जो उनके बीच में तर्क वितर्क हो रहा होता है, उसमें एक मंच प्रदान करता है विश्व व्यापार संगठन। ठीक, अब इसमें कुछ छोटे प्रश्न हैं बच्चों, वो आप देखेंगे। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने कार्यालय कहाँ स्थापित करती है? जहाँ उसको सस्ता श्रमिक मिलता है और जहाँ उसको संसाधन मिलते हैं, बहुत अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं और काम करने के लिए सस्ते श्रमिक मिलते हैं, तो वहीं पर कंपनियाँ अपने कार्यालय स्थापित करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। कोई भी कंपनी यही चाहती है कि उसके अधिक से अधिक उसको लाभ मिले। ठीक है, और अगला इसमें एक टॉपिक कभी कभी पूछा जाता है, उदारीकरण क्या है बच्चों? उदार व्यक्ति ये कहते हैं ना हम। उदारीकरण का मतलब है कि सरकार द्वारा विदेशी व्यापार से अवरोधों और प्रतिबंधों को हटा देना, यही क्या कहलाता है, उदारीकरण। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? देखो, अभी बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्देश्य क्या था? अधिकतम लाभ कमाना। तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है? अभी बताया था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां निभा रही हैं। अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ की हैं बच्चों? अमेरिका, जापान और यूरोप के देशों की, फ्रांस, जर्मनी, जो यूरोप के देश है, जैसे नोकिया है, कोको कोला है, पेप्सी है, होंडा है, नाइकी है, अमेजॉन है, जिससे आप सारे लोग शॉपिंग करते हैं, मोबाइल फ़ोन है आपके पास, है ना। ये अधिकांश बहुराष्ट्रीय जो कंपनियों का उत्पाद है बच्चों, ये एक देश में नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में ये अपने उत्पाद तैयार करवाती हैं और अपना उसको नाम देती हैं। आया पाठ समझ में? थैंक यू।